हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप भी ये बात जानते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इसमें सबसे पहला आपका यही पॉइंट आता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें परिभाषा ही लिखना होता है। परिभाषा आपको सब कुछ आपको अभी हम याद कराएंगे आपको परिभाषा, ठीक है। परिभाषा की चिंता नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो वैद्युत चुंबकीय थोड़ा सा आप समझ जाइए। जब वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है। सबसे पहली बात, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब आप कहेंगे सर दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझेंगे, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से नहीं मतलब नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उस स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। मैं पहले ये समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का परिभाषा याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि परिभाषा छोटा नहीं है। अब देखिए इसका दृश्य स्पेक्ट्रम का कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य, जो दृश्य स्पेक्ट्रम वाले तरंगदैर्घ्य होते हैं उसका मतलब तरंगे जो होती हैं उनका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य का रेंज होता है। तो इनके तरंगदैर्घ्य रेंज को परिसर कहते हैं। देखिए जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसका तरंगदैर्घ्य का कुछ ना कुछ रेंज होगा कि इतने के इतने के बीच में जो तरंगे होंगी उन्हें हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे और उन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इनका जो तरंगदैर्घ्य जो परिसर होता है, तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी तरंगदैर्घ्य होंगे, जो भी स्पेक्ट्रम होंगे वो दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आएंगे। समझ गए। अब देखिए जो अदृश्य स्पेक्ट्रम है ना, इसके दो प्रकार होते थे। पहला अवरक्त स्पेक्ट्रम, दूसरा है परावैंगनी स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम और परावैंगनी स्पेक्ट्रम। परंतु वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल दो ही स्पेक्ट्रम नहीं है जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत सारे ऐसे तरंगदैर्घ्य हैं जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद वैज्ञानिकों ने खोज किया और उसके बाद सबसे पहला खोज किया गामा किरणों का। तो गामा किरणों का खोज किया, फिर से एक्स किरणों का खोज किया, परावैंगनी विकिरण का खोज किया, फिर से दृश्य विकिरण की खोज किया, और रक्त विकिरण की, फिर से माइक्रो तरंगदैर्घ्य, फिर से रेडियो तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार इन्होंने एक एक का खोज करते गए, ठीक है। और उसके बाद ही वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का परिभाषा किया। उन्होंने ये बताया, ध्यान से सुनिएगा आप, उन्होंने ये बताया कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते
क्रम में रखा जाता है, क्रम में रखा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया आपको परिभाषा? मतलब सिंपल में उन्होंने यही कहा कि ये जो तिरंगे आपको दिखाई दे रही हैं या किरणें या विकिरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। यदि इनको सभी को तरंगदैर्घ्य के एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं तो हमें एक क्या प्राप्त होता है? हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। स्पेक्ट्रम एक लाइन होता है, उस तरीके का प्राप्त होगा। स्पेक्ट्रम आपको अगर देखना हो तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, इस प्रकार ये स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार स्पेक्ट्रम होता है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं उन विद्यार्थियों को बोलना चाहूँगा जो एक बार लिखना चाहते हैं अपने कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से नोट्स बना रहे हैं, आप उसमें लिखते हुए चलिए। आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सीरियस हैं, आप भी अपने के लिए सीरियस होंगे, तब जाकर आप भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज एक तरीके से सीरियस होने पर नहीं होने वाला। दोनों तरीके से, जब दोनों ओर से जब सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई किया जाता है तभी जाकर सीरियस होंगे। हम सीरियस हैं, आप भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप जानते भी होंगे कि रेगुलर आपके लिए तो शाम को 7 बजे और 8 बजे रेगुलर 2 वीडियो आपके लिए आता है। ठीक है, तो उस तरीके से रेगुलर आप पढ़ाई करते रहिए और उसके बाद जानिए। ठीक है, हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को ही हम रेगुलर आपको शाम को 7 बजे कराते हैं। उसके बाद 8 बजे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाता है, या हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, सबको कराया जाता है। तो सीरियस होकर आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एक बार और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का परिभाषा सुन लीजिए। आप कहेंगे कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपको हेडिंग डालकर परिभाषा लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम, इसके 2 प्रकार होते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार होते हैं, और रक्त स्पेक्ट्रम, परावैंगनी स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहां तक आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर फ्री में नहीं मिलने वाला, आपको ये सभी को लिखना होगा। अब देखिए, ये जो गामा किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, तो गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है, रेंज को हम परिसर हिंदी में कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य का जो परिसर होता है वो कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁻14 से लेकर 1 × 10⁻⁸ मीटर के बीच में होता है। समझ गए? मतलब इतना से लेकर इतने के बीच में होता है। इसी को हम चाहें तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा होने से कोई मतलब है नहीं, तो आप ये भी कह सकते हैं 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर के बीच में किसका? गामा किरणों का रेंज होता है, तरंगदैर्घ्य रेंज। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य रेंज कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁻13 से लेकर 3 × 10⁻⁸ मीटर के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है परावैंगनी विकिरण। अब इसका तरंगदैर्घ्य रेंज, तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 6 × 10⁻10 से लेकर 4 × 10⁻7 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, ये सभी आपको लिखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद दृश्य विकिरण। अब एक और बात मैं बता दूं, देखिए तरंगे कहें या किरणें कहें या विकिरण कहें,
ठीक है। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं बता दूं, तरंग दैर्ध्य का है, विकिरण का है, चाहे किरण का है, ये तीनों एक ही मतलब है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप तरंग दैर्ध्य लिखे हैं, कहीं विकिरण। परावैगनिक किरण भी हम कह सकते हैं, परावैगनिक तरंग भी कह सकते हैं, या परावैगनिक विकिरण भी कहेंगे तब भी चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला आता है दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? तो 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। ठीक है, और उसके बाद अवरक्त विकिरण कितना होता है? तो 7 × 10⁻⁷ से लेकर 5 × 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। उसके बाद आता है माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य रेंज कितना होता है? 1 × 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁻⁻1 मीटर के बीच में होता है। और उसके बाद अंतिम आता है रेडियो तरंगे। तो इसका तरंगदैर्घ्य 1 × 10⁻⁻1 मीटर से लेकर 1 × 10⁻⁴ मीटर के बीच में होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सभी इसका रेंज है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस प्रकार लिखेंगे। कैसे आप लिखेंगे? पहले परिभाषा, उसके बाद 2 प्रकार लिखिएगा, दोनों का परिभाषा लिखकर रेंज इनका दर्शा दीजिएगा, इसका 2 प्रकार आप बता दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको इस तरीके से जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, आपको फुल नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि जो टीचर होंगे ना वो समझ जाएंगे कि आपने सीरियस होकर पढ़ाई किया हुआ है, तभी तो इतना पता है, डीप में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से लिखेंगे। बुक में तो आपका बहुत ही लेंथी तरीके से इस तरीके से दिया गया है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने पूरे आपको छांट कर अच्छे से आपको बताया है। जिस तरीके से आप लिखते हैं आपको समझ में भी आएगा, आसानी से याद भी हो जाएगा, और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर से पास भी किया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि रेगुलर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत मेहनत लगता है, तब जाकर आपके लिए कोई भी वीडियो बनाया जाता है। तो उसके लिए बहुत ही तरीके से अच्छे से आपको समझा जाता है, सोचा जाता है कि कैसे उनको बताया जाए, आपको बताया जाए, जिससे आप बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आए, आप पढ़ाई भी कर सके अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही होगी। यदि आप नए हैं, आप जानते नहीं हैं, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सभी चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो वहाँ से आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।